नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फर्स्ट रैंकर इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोटो स्टार का निर्माण कैसे हुआ और प्रोटो स्टार से ही तारे के निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग समझते हुए तारे तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। जो आज का टॉपिक है उसको हम लोग समझते हुए चलेंगे। प्रोटो स्टार का प्रोटो स्टार का निर्माण कैसे हुआ और प्रोटो स्टार से तारे की उत्पत्ति कैसे होती है। तारे की उत्पत्ति कैसे होती है। कल की क्लास में मैंने बताया था कि तारा कैसे निर्मित हुआ, तारे में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब डिस्कशन के बाद हम लोग आगे की प्रक्रिया को समझेंगे और चीजों को धीरे धीरे करते हुए अग्रसर। मनीष सर हिंदी पढ़ाते हैं, काफी अच्छी हिंदी पढ़ाते हैं। लगातार मनीष सर के कमेंट आते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे कि हम लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट भी करते हैं। सर को थैंक यू मेरा सबसे पहले तो। और चीजों को अब हम लोग यहां से कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू करते हुए समझते हुए बस चीजों को चलना है। प्रारंभ में आकाश गंगाओं में मुख्य रूप से क्या था, हाइड्रोजन के कुछ, आप लोगों हाइड्रोजन और हीलियम कुछ मात्रा में पाए जाते। शुरुआत करते हैं हम यहीं से और चीजों को समझते हुए चलते हैं। प्रारंभ में आकाश गंगाओं में मुख्य रूप से हाइड्रोजन के साथ हीलियम थी। अगर हम प्रारंभ की बात करें, सबसे प्रारंभिक अवस्था की यदि हम लोग बात करते हैं तो सबसे प्रारंभ की बात, प्रारंभ में इस ब्रह्मांड की बात करते हैं। प्रारंभ में आकाश गंगाओं में मुख्य रूप से आकाश गंगाओं में मुख्य रूप से ये आपकी आकाश गंगा है, याद रखिएगा, स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही चलिएगा। आकाश गंगा, ठीक, मुख्य रूप से हाइड्रोजन और कुछ मात्रा में हीलियम उपस्थित था। मतलब अब यहां से आप लोगों को समझना है कि यहां पर अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, प्रारंभ में आकाश गंगाओं में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम की कुछ मात्रा उपस्थित थी। अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग और लगा ले, क्या कैसे उपस्थित थी। तो सबसे पहले की बात करूंगा मैं यहां पर, फिर से आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि मैंने महाविस्फोट का सिद्धांत पढ़ाया हुआ है। कौन सा? विस्फोट का सिद्धांत आप लोग देखेंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि आखिर ये प्रक्रिया आकाश गंगा में कैसे हो रही है। एक एक चीज को मैंने इसमें डिफाइन कर दिया है, तो यहां से आप लोग कनेक्ट करेंगे, इसको देखिए, फिर यहां से आप लोग कनेक्ट करते हुए चलेंगे तो आप लोगों को बड़ा मजा आने वाला है, एक एक चीज बड़ी स्पष्ट हो जाएगी। अब यहां पर जब बात हम लोग यहां पर पहुंचते हैं तो इसके आगे की चीजों में क्या परिवर्तन होता है वो चीज हम लोगों को देखना है। हाइड्रोजन और हीलियम गैस आपके आकाश गंगा में उपस्थित थी। क्या क्या उपस्थित था? हाइड्रोजन
हाइड्रोजन प्लस हीलियम, हीलियम आकाशगंगा में उपस्थित, गंगा में उपस्थित थी। इतनी चीज अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि आकाशगंगा में ये उपस्थित थी, लेकिन जब यह आकाशगंगा में उपस्थित थी, ये स्थिति थी, तो किसमें थी? आकाशगंगा में। उस समय टेम्परेचर क्या था, तापमान क्या था? सबसे बड़ी बात ये होती है कि तापमान क्या, टेम्परेचर क्या था, उन चीजों को हम लोगों को ये समझना है, जिसका तापमान उस टाइम पे, जो प्रारंभिक अवस्था की मैं बात कर रहा हूं, ये याद रखिएगा, आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, प्रारंभिक अवस्था में तापमान कितना था? -173 डिग्री सेंटीग्रेड था। कितना तापमान था यहां पर? आकाशगंगाओं के, यदि हम लोग गैस जो यहां पर थी, हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो आकाशगंगा में उपस्थित थी, हीलियम गैस जो आपके आकाशगंगा में उपस्थित थी, उसका टेम्परेचर कितना था? 173 डिग्री, -173 डिग्री सेंटीग्रेड। अर्थात यहां पर यदि बात की जाए तो यहां पर आप लोग ये कह सकते हैं कि ये तापमान क्या था? अत्यधिक कम टेम्परेचर था। क्या था? ये अत्यधिक कम तापमान था। किसका? आपके आकाशगंगाओं का उस समय जो तापमान था वो अत्यधिक कम था, और ये जो गैसें थी, इनके कारण ये गैस जो आप लोगों को यहां पर दिख रही है, इसका टेम्परेचर -173 डिग्री था। अब ये अत्यधिक कम टेम्परेचर होने के कारण ये क्या थी? अत्यधिक ठंडी थी। क्या थी? अत्यधिक ठंडी गैसीय अवस्था में थी, गैसीय अवस्था थी। नॉर्मल सी बात है, टेम्परेचर इतना कम है तो निश्चित रूप से इसकी गैसीय अवस्था अत्यधिक ठंडी होगी। अब यहां पर प्रश्न आता है कि आखिर हाइड्रोजन आया कहां? आप लोगों के मन में भी प्रश्न आएगा कि जो मैं बार बार ये हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं कि आखिर ये हाइड्रोजन की उत्पत्ति कहां से होती है। प्रश्न आया है आप लोगों के सामने कि हाइड्रोजन की उत्पत्ति कैसे हुई? क्वेश्चन आप लोगों के मन में भी आना चाहिए, निश्चित रूप से आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो प्रयास कीजिए कि ऐसे प्रश्न आप लोगों के दिमाग में निरंतर आते रहें, क्योंकि ये प्रश्न आएंगे तभी आप लोग अच्छे से किसी भी चीज को, किसी भी बात को समझने के लिए, आपके दिमाग को समझने के लिए ये सारी चीजें होनी चाहिए। आखिर ये मैं बार बार बोल रहा हूं कि हाइड्रोजन यहां पर था, हीलियम यहां पर था, तो हीलियम को तो समझ में आ जाएगा कि 4 अणु हाइड्रोजन के मिल जाएंगे तो हीलियम बन जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन कहां से आ गया? अभी तक तो कुछ था ही नहीं, हाइड्रोजन कहां से आ गया? ठीक, अब हाइड्रोजन कहां से आ गया तो फिर हम लोग कहां चलेंगे? महाविस्फोट के सिद्धांत में। अब यहां पर समझो, अब यहां पर चीजें समझनी है कि हम लोग कहां जाएंगे? विस्फोट के सिद्धांत में। मैं आप लोगों को लिंक भी करना सिखा रहा हूं कि कहां से आप लोग लिंक करेंगे और कैसे पढ़ना है आप लोगों को। महत्वपूर्ण चीजें ये है कि आप लोगों की पढ़ाई किस तरह से आप लोगों को करनी है, वो चीजें आप लोगों को आना जरूरी है। महाविस्फोट के सिद्धांत से आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मैंने क्या कहा था? महाविस्फोट के सिद्धांत के समय में मैंने आपको पुनर्संयोजन की बात कही थी। क्या कहा था वहां पर? मैंने पुनर्संयोजन की क्रिया
हुई। क्या वहां पर बोला था मैंने, महाविस्फोट सिद्धांत के समय में मैंने एक जगह बोला था पुनर्संयोजन की प्रक्रिया हुई के समय में संयोजन की प्रक्रिया हुई। सबसे बड़ी बात है कि पुनर्संयोजन की प्रक्रिया हुई यहां पर। अब पुनर्संयोजन की प्रक्रिया क्या है? अब यहां पर प्रश्न आप लोगों के मन में आना चाहिए कि साहब ये तो ठीक है, आपने कहा कि महाविस्फोट के समय में पुनर्संयोजन की प्रक्रिया हुई, तो पुनर्संयोजन का जो प्रोसेस है वो क्या है? यह भी प्रश्न होना चाहिए। पुनर्संयोजन का जो प्रश्न है वो भी बनना चाहिए, उसको भी हमें समझना पड़ेगा। अब तो बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली है कि एक एक चीज हम लोगों के सामने नई आ रही है। अब देखो, पुनर्संयोजन की प्रक्रिया, पुनर्संयोजन की प्रक्रिया, याद करिए मैंने आप लोगों को जो भी बताया था वो क्या बताया था यहां पर, उस चीज को लिंकअप करने का समय आ गया कि पुनर्संयोजन की प्रक्रिया में क्या हुआ। इसमें हुआ कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स थे, इस प्रक्रिया में आप लोगों को मैंने क्या बताया था, इस प्रक्रिया में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ने मिलकर मिलकर तटस्थ हाइड्रोजन का निर्माण किया। किसका निर्माण किया था? तटस्थ हाइड्रोजन का निर्माण किया था। याद आया आप लोगों को कि यहां पर मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में आपस में प्रक्रिया हुई, आपस में प्रोसेसिंग हुई, आपस में क्रिया अभिक्रिया हुई और उन्होंने क्या कर दिया? तटस्थ हाइड्रोजन का निर्माण कर दिया। ठीक, अब यहां पर हाइड्रोजन का निर्माण हो गया। अब तटस्थ हाइड्रोजन के निर्माण के पश्चात क्या हुआ? तटस्थ हाइड्रोजन के निर्माण के पश्चात हाइड्रोजन के निर्माण के पश्चात क्या स्थिति उत्पन्न हुई? स्थिति यह हुई कि आपका ब्रह्मांड पहली बार दृश्य अवस्था में आ गया। क्या हो गया? आपका ब्रह्मांड जो था, जो इंडिविजुअल था, जो दिखाई नहीं दे रहा था, अदृश्य था, आज वर्तमान में जब यह प्रक्रिया हुई, तटस्थ हाइड्रोजन का निर्माण होता है, तो ब्रह्मांड आपका यहां पर, ठीक यहां पर तटस्थ हाइड्रोजन के निर्माण के पश्चात आपका ब्रह्मांड, आपका जो ब्रह्मांड था, जो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा था, ब्रह्मांड दृश्य अवस्था में आ गया। अवस्था में आ गया। अब यहां पर इन चीजों को समझने के लिए आप लोगों को महाविस्फोट का सिद्धांत अच्छे से समझने के लिए वहां जाना ही पड़ेगा। मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी वो सारी क्लासेस अभी पब्लिक है, तो आप लोग देख सकते हैं, पैसा चार्ज नहीं हो रहा है आप लोगों से, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया? ब्रह्मांड दृश्य अवस्था में आ गया। अब जब ब्रह्मांड दृश्य अवस्था में आ गया, अर्थात किनके कारण ब्रह्मांड दृश्य अवस्था में आया होगा? तो CMBR के कारण। किसके कारण? CMBR के कारण। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि CMBR क्या है?
तो ये कॉस्मिक माइक्रो बैकग्राउंड रेडिएशन है। क्या है? कॉस्मिक माइक्रो बैकग्राउंड रेडिएशन, अर्थात इनके माध्यम से आपका जो ये वाला पार्ट था, जो आप लोगों का अदृश्य ब्रह्मांड था, वो दृश्य अवस्था की तरफ अग्रसर हो गया। किधर? दृश्य, अर्थात दिखाई देने लगा आपका ब्रह्मांड। उसके पहले क्या था? अदृश्य ब्रह्मांड था, जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है। ठीक इसके पश्चात ही जब ये अवस्था निर्मित हो गई, जब ये अवस्था निर्मित हुई, इसके पश्चात ही आकाशगंगा और तारामंडल के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। इसके पश्चात ही आकाशगंगा और तारामंडल के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अब एक क्वेश्चन और आया, आखिर ये सीएमबीआर के कारण हम लोग बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि सीएमबीआर की खोज आखिर किसने की? सीएमबीआर की खोज किसने की? और जब भी कोई बड़ी खोज होती है तो भी आप लोगों को पता है कि नोबेल पुरस्कार उसको दिया जाता है। तो यहां पर सीएमबीआर की खोज किसने की थी? तो पेंजियाज। सीएमबीआर की खोज किसने की थी? पेंजियाज। और कौन रहे होंगे? क्योंकि कोई भी खोज अकेले, मैं अकेला पढ़ा नहीं सकता हूं सारे सब्जेक्ट को, मैं अकेला सारी चीजें नहीं कर सकता। टेक्निकल स्टाफ अपना काम करेगी, टाइपिंग स्टाफ अपना काम करेगा, और जो अदर वर्क हैं, जो लाइटिंग स्टाफ है वो अपना काम करता है, जो ये चीजें देखता है, जो कॉलिंग स्टाफ है वो कॉलिंग करेगा। मतलब अलग अलग सेगमेंट सबके बटे होते। तो निश्चित रूप से यहां पर पेंजियाज के साथ कौन थे? विल्सन को। कौन थे? पेंजियाज और विल्सन को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न पूछे भी जाते हैं आप लोगों से। विल्सन को 1978 में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। ठीक, में नोबेल पुरस्कार सीएमबीआर की खोज के लिए प्रदान किया गया था। ठीक, इतनी चीज क्लियर कि सीएमबीआर की खोज के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सीएमबीआर की खोज, जो आप लोगों के प्रश्न पूछे जाते हैं, वहां पर भी आप लोगों को इसका आंसर। और देखिए, जो मैं पढ़ाऊं, मेरी बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए कभी भी किसी भी शिक्षक का, क्योंकि मेरा काम है भाई, मैं लाभ कमाने के लिए आया हूं। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा बेहतर। ठीक, निश्चित रूप से हर एक शिक्षक यही काम करता है कि बेहतर से बेहतर कंटेंट डिलीवर करता है, लेकिन आप लोगों का भी काम है कि मेरा मूल्यांकन निरंतर करते चले। जो मैं पढ़ाऊंगा वहां से प्रश्न देखिए, और प्रश्न देखने के बाद दोबारा मेरी क्लास में आके मुझे कमेंट करिए, या फिर इसी वीडियो के नीचे कमेंट करिए कि सर आपने ये पढ़ाया और ये चीजें अभी इस टॉपिक को जो मैंने पढ़ा, इस टॉपिक से ये प्रश्न नहीं मिले हैं, तो मैं उनको भी दिया। वैसे 99.99% ये है कि आप लोगों के समस्त प्रश्न और जो आने वाले संभावित प्रश्न होंगे वो यहीं से मिलते हुए चले जाएंगे। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने चीजें समझी कि धीरज जी, बहुत बड़ा धन्यवाद आप लोगों को। आप लोगों का यही प्रेम, यही स्नेह कहीं ना कहीं हमें काम करने की प्रेरणा भी देता है। निहारिका में धूल और गैस कणों को एक साथ क्या हुआ, जब इतनी चीजें हुई, और यहां पर हम लोगों ने बात क्या की थी, यहां पर मैंने कहा था पुनर्संयोजन हुआ और हाइड्रोजन का निर्माण हुआ। उसके पहले मैंने यहां पर कहा था
कि यह गैस बहुत ठंडी अवस्था में आया और यहां पर प्रारंभिक अवस्था में ये क्या था, ये कैसा था, -173 डिग्री पर पहुंचा हुआ था। अब यहां तक की चीजें हम लोगों ने समझ ली, यहां तक की चीजें हम लोगों ने समझिए। नेक्स्ट पॉइंट पर अब समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर नीहारिका में धूल और गैस के कणों ने एक स्थान पर संघनित होकर क्या हुआ। अब जैसे ये मान लो कि ये क्या थे, पहले ये धूल कण, ये क्या थे, ये गैस के बादल, ठीक। और इस स्थिति में यदि हम लोग इसे ऐसे करते कि ये अलग अलग थे और ये क्या थी, नीहारिका थी आपकी, नीहारिका। अगर पहली अवस्था में देखें तो कुछ इस तरह की अवस्था आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी कि ये जो अलग अलग थे, ये बादल आप लोगों को अलग अलग दिखेंगे। कौन से, चाहे धूल कणों की बात कर लें और चाहे गैस के बादल कर लें। अब ये बादल क्या होने लगे, एक जगह पर संघनित होने लगे। क्या होने लगे, ये दूसरी अवस्था में जब हम सेकेंड स्टेज में पहुंचे तो नीहारिका के ये बादल क्या होने लगे, ये दोनों बादल जो अलग अलग थे, तो गैस और धूल कणों के बादल, गैस और धूल कण के बादल नीहारिका में जिसे गैलेक्सी, नीहारिका में क्या करने लगे, नीहारिका में एक स्थान पर संघनित होकर क्या होने लगे, नीहारिका में एक स्थान पर, अभी अलग अलग थे, अभी मैंने एक स्थान पर संघनित होकर क्या करने लगे। अब जब ये एक स्थान पर संघनित होंगे तो संघनन के बाद जब इसका संघनन होना प्रारंभ हो जाएगा, निश्चित रूप से किनका संघनन, गैस और धूल कणों के बादलों का, गैस प्लस धूल कण के बादलों का ठीक एक जगह पर संघनित होंगे। और जब संघनन होगा तो निश्चित रूप से ये संघनित होने के पश्चात संघनन की प्रक्रिया में जाएंगे। किधर जाएंगे, संघनन करेंगे। और संघनन के बाद के पश्चात यदि हम लोग ध्यान दें, पश्चात क्या निर्मित होता है, बादलों का निर्माण होता है। ये आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा, किसका, बादल का निर्माण होता है, क्लियर। यहां पर इतनी चीजों कि संघनन के पश्चात यहां पर बादलों का निर्माण हो, ठीक। अब जब बादल का निर्माण हो गया तब क्या हो, अब एक एक स्टेप में आ रहे हैं हम लोग, एक एक चीज को समझ रहे हैं, ठीक। ठीक, अब यहां पर समझना, यहां पर क्या था, यहां पर धूल कण प्लस गैस के बादल निर्मित हुए, गैस के बादल ये दोनों मिलकर एक जगह पर संघनित हुए हैं और यहीं पर एक तरह के अलग बादलों का निर्माण हो रहा था। यहां पर यदि देखें तो यहीं पर इस अवस्था के टाइम पर ही यहीं पर एक अलग तरह के बादल का निर्माण
हो रहा था। ठीक, पहला बादल तो ये आपको समझ में आ गया। अब दूसरा बादल जो अलग तरह का बादल था वो कैसा था, वो भी बादल समझना पड़ेगा कि एक जो अलग तरह का बादल था वो कैसा था, गैस के बादल थे। वो कैसे बादल थे, गैस के बादल थे, गैस के बादल थे। जो दूसरे बादल थे, सेकंड बादल की बात कर रहा हूं, बादल एक तो इन दोनों के बादल थे, दूसरा ये बादल। ठीक, अब ये दोनों बादल में आकार की दृष्टि से गैस के बादल कैसे थे, नॉर्मल सी बात है, आकार की दृष्टि से जब भी हम लोग गैस के बादलों की बात करेंगे तो निश्चित रूप से ये विशाल काय होंगे। कैसे होंगे, ये विशाल काय होंगे। ये गैस के बादल, बादल अत्यधिक विशाल काय थे, काय थे। नॉर्मल सी बात है, गैस के बादल होंगे, बहुत बड़े बड़े बादल होंगे, छोटे मोटे बादल तो होंगे नहीं। अब जब ये अत्यधिक विशाल काय थे तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये आकार की दृष्टि से अत्यधिक, और इसमें गैस के अणुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल भी कार्य करेगा। क्या कार्य करेगा, इनके मध्य, इनमें गैस के जो विभिन्न गैस के अणु हैं, इसमें जो विभिन्न गैस के, जो विभिन्न गैस के अणु हैं, उनके मध्य अगर हम लोग देखें तो उनके मध्य क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा। क्या करेगा, उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल यहां पर अत्यधिक विशाल है तो गुरुत्वाकर्षण बल भी अत्यधिक लगेगा, कॉमन है कि विशाल है तो इनको आपस में जोड़ने के लिए, भैया तुम भी जुड़े रहो, तुम भी जुड़े रहो, तुम भी जुड़े रहो, सब लोग आपस में जुड़े रहो, तो उसके लिए एक्स्ट्रा ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा। यहां पर क्या करेगा, यहां पर एक्स्ट्रा ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करेगा। जब एक्स्ट्रा ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा तो नॉर्मल सी बात है, यहां पर क्या होने लगेगा, यहां संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। क्या हो जाएगा, अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसमें क्या हो जाएगा, संकुचन की स्थिति प्रारंभ हो जाएगी। कारण इसमें संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। क्लियर, अब संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो एक और थोड़ा माइंडसेट से समझो। अब आप कहेंगे सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पावर विशाल है, ग्रेविटेशनल पावर लग रहा है, तो इसमें संकुचन कैसे हो सकता है? तो बड़ा आसान सा आंसर है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ना दिमाग लगाना है। जैसे किसी के परिवार में बहुत ज्यादा बाउंडेशन लगा दीजिए, तो आप लोग हैं, आप सभी लोगों को अत्यधिक बाउंडेशन में रख दिया जाए कि आप लोग सुबह 8 बजे, सुबह 10 बजे, सुबह 4 बजे जगेंगे और रात को 12 बजे सोएंगे,
तो यहां पर क्या है, अत्यधिक आप लोगों के ऊपर कड़ा प्रशासन कर दिया गया। तो एक समय तक आप लोग उस प्रशासन को झेल पाएंगे और उसके पश्चात वहां पर एक बहुत बड़ा विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। क्या हो जाएगा, वहां पर अत्यधिक बड़ा विस्फोट होगा, एक आक्रोश पैदा हो जाएगा। वही चीज यहां पर था कि जब इसका गुरुत्वाकर्षण बल चारों तरफ से ये खींचेगा तो निश्चित रूप से जो ये आप लोगों का बादल था, जो विशालकाय बादल था, अब इसमें क्या हो जाएगा, जब चारों तरफ से लगातार खिंचाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो यहां समझने वाली बात है कि इसमें संकुचन की स्थिति बन जाएगी। संकुचन की स्थिति निर्मित हो जाएगी, निर्मित होगी। क्लियर, यहां पर संकुचन की स्थिति निर्मित होगी। अब जब संकुचन की स्थिति निर्मित होगी तो ये क्या हो जाएगा, जब ये संकुचन की स्थिति निर्मित होगी, अब समझते चलो, अब इसमें संकुचन हुआ, जब संकुचन होगा तो बादल बहुत बड़ा था। क्या था, बादल बहुत बड़ा था, और जब संकुचन की स्थिति निर्मित होगी तो धीरे 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 जो गैस के अणु थे वो दूर दूर थे, और जब संकुचन होगा तो वो अणु पास पास आएंगे। संकुचन की अवस्था में, संकुचन की अवस्था में जो गैस के अणु दूर दूर थे, दूर दूर थे, वो पास आएंगे, पास आएंगे, है ना, वो क्या होंगे, अब वो दूर दूर अणु एक दूसरे के पास आएंगे। अब जब ये एक दूसरे के पास आएंगे तो इसे ऐसे समझिए कि जब, ठीक, संकुचन हुआ, अवस्था समझते चलिएगा, संकुचन हुआ, संकुचन हुआ किसमें, गैस के अणुओं के में, अणु क्या हुए, अणु पास पास आए, गैस के पास पास आए। ठीक है, अब जब ये अणु पास पास आएंगे तो निश्चित रूप से अब क्या होगा, अब क्या हो जाएगा, एक सघन पिंड का निर्माण होगा। जब पास पास आएंगे तो ये आगे चलकर, आगे चलकर एक सघन पिंड का, सघन पिंड का निर्माण करेंगे। क्लियर है, क्या हो जाएगा, जब ये दूर दूर थे, अब ये समझो कि पहले ये दूर दूर फैले हुए अणु थे, अभी इन अणुओं का धीरे धीरे संकुचन हुआ, संकुचन होने के पश्चात ये अणु क्या हुए, एक दूसरे के करीब आए, और जब ये करीब आए तो अब आगे चलकर और भी करीब आएंगे तो इनमें संघनन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इनमें संघनन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और एक पिंड के रूप में ये क्या हो जाएंगे, ठीक, ये क्या हो जाएंगे, एक सघन पिंड के रूप में निर्मित हो जाएंगे। अब जब ये सघन पिंड के रूप में निर्मित हुए तब आगे की अवस्था क्या हो जाएगी साहब, जब ये सघन पिंड के रूप में निर्मित हुए तो यहां पर अब आप लोगों को यह समझना है कि आगे क्या होगा, इसमें आगे भी संकुचन का दौर प्रारंभ रहेगा। भी
क्या रहेगा, इसमें आगे भी संकुचन की स्थिति प्रारंभ रहेगी। अभी इसके पश्चात भी संकुचन की स्थिति निरंतर अभी जारी रहेगी, है ना। जब यहां पर संकुचन की स्थिति अभी भी निरंतर जारी रहेगी और जब यह आगे और बढ़ेगा और अत्यधिक सघन पिंड का निर्माण कर देगी, जब ये और अधिक संकुचन की स्थिति जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर अत्यधिक सघन पिंड का निर्माण कर देगी। अब जब ये अत्यधिक सघन पिंड का निर्माण करेगी तो यहां पर समझो कि जब ये अत्यधिक सघन पिंड का निर्माण करेगी तो ये फिर क्या होगा, तो फिर ये क्या, क्वेश्चन तो आएगा ना मन में कि निश्चित रूप से जब ये अत्यधिक सघन पिंड का निर्माण कर देगी तो स्थिति क्या हो जाएगी। तो यहां पर समझने वाली भी स्थिति है कि ये प्रोटोस्टार का निर्माण करेगी। जब ये अत्यधिक सघन पिंड का निर्माण करेगी तो यहां पर हो जाएगा कि प्रोटोस्टार का निर्माण हो गया। प्रोटोस्टार का निर्माण होगा। क्या हो जाएगा, इस स्थिति में प्रोटोस्टार निर्मित होगा। अब यहां पर प्रोटोस्टार तो आ गया, अब मन में आया कि साहब ये तो बन गया ना, प्रोटोस्टार तो निर्मित हो गया ना, अब तो खेला खत्म हो जाना चाहिए, अब तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, प्रोटोस्टार बना लिए जो बनाना था हमें, है ना। मन में ऐसा ही चल रहा होगा कुछ, लेकिन चल रहा है तो अच्छा चल रहा है, उसमें भी परिवर्तन करिए, और सोचिए ये कैसा, यहां पर ये प्रोटोस्टार का निर्माण किया, ये एक विशाल काली गेंद के रूप में दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, ये जब प्रोटोस्टार का निर्माण होता है तो ये एक विशाल काली गेंद की तरह लगता है। या प्रोटोस्टार निर्मित होने के पश्चात काली गेंद के रूप में दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, एक विशाल काली गेंद के या काली गैस की गेंद की तरह लगता है। पश्चात एक विशाल काली गैस की गेंद के रूप में दिखाई देता लगता है ना। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बड़ी जल्दी स्पष्ट होता चला जाएगा। ठीक, इसका मतलब है कि जब इस तरह की अवस्था में प्रोटोस्टार के निर्माण की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस प्रोटोस्टार के निर्माण की बात कर रहे हैं, तो वहां पर सोचने वाली बात है कि ये काली गैस की गेंद के रूप में आपको दिखाई दे रहा, अर्थात ये प्रोटोस्टार में प्रकाश नहीं था।
इसमें क्या था, प्रोटोस्टार में किसी भी प्रकार का कोई प्रकाश उपस्थित नहीं था, कोई प्रकाश उपस्थित नहीं था। क्लियर हुआ कि इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी प्रकाश उपस्थित नहीं था। क्लियर हो गया, ठीक। अब जब यह किसी भी प्रकार का कोई प्रकाश नहीं उपस्थित है तो साहब ये तो बेकार है, तो फिर मजा ही नहीं आया। अब तो और डिस्टरबेंस आ गया कि यार ये कैसे हो गया, आखिर ये जब किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकाश इसके पास है ही नहीं है तो फिर ये आगे कैसे तारे का निर्माण करेगा। अब कहानी शुरू होती है पूरी तरह से। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें गैस थी, गैस का संकुचन हुआ। क्या हुआ, गैस थी और गैस का संकुचन हुआ। तो वहीं से अब प्रारंभ करते हैं पुनः। यहां पर ये हमारा क्या था, तारा था। इसमें आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन हमारे पास थी। क्या था कि हमारी निहारिका में तटस्थ हाइड्रोजन का निर्माण हुआ था। क्या हुआ था, निहारिका में हाइड्रोजन का निर्माण हुआ था। याद है सभी लोगों को। अभी वो प्रोटोस्टार बन गया है, उसे बन जाने दो प्रोटोस्टार। अभी तो पूरी कहानी शुरू हुई है। क्या है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलो पार्टी शुरू हुई है, खेलते चलते हैं। अब इसमें क्या होगा, जब यह निहारिका में हाइड्रोजन पहले से मौजूद था, और ये मैंने आप लोगों को किसमें सबसे बड़ी चीज है कि आपके हाइड्रोजन यहां पर आपके हाइड्रोजन का निर्माण कैसे हो, ठीक। अब इतनी चीजें आप लोगों को पता है। अब इसमें मैंने क्या कहा कि निहारिका में हाइड्रोजन पहले से उपस्थित था, ठीक। अब निहारिका में हाइड्रोजन पहले से उपस्थित था, इसका मतलब अब इसका संकुचन पुनः होगा। इसका संकुचन अवस्था जारी थी। प्रोटोस्टार बनने के बाद भी साहब के जान में जान नहीं आने दी, फिर भी यह प्रोसेस निरंतर आगे जारी रहा। और जब यह निरंतर जारी रहा तो यहां पर हाइड्रोजन के अणुओं में आपस में टक्कर होने लगी। क्या होने लगी, इस हाइड्रोजन के अणुओं के मध्य इस संकुचन के कारण, इस संकुचन की प्रक्रिया के कारण समझिएगा, इस संकुचन की प्रक्रिया के कारण क्या होने लगा, हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य टक्कर होने लगी। हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य टक्कर प्रारंभ हो गई। है ना। अब जब भाई ये सोचो, संकुचन होगा, जब दोनों के मध्य संकुचन हुआ अर्थात सिकुड़ेंगे,
तो निश्चित रूप से एक स्थिति उत्पन्न होगी ही होगी कि जब ये आपस में सिकुड़ेंगे तो सिकुड़ने के बाद जगह तो कम होती चली जाएगी ना। और आपको पता है, मैंने अभी बताया कि पुनर्संयोजन की प्रक्रिया में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो चुकी है। ठीक, अब जब ये सिकुड़ रहे हैं तो हाइड्रोजन के अणु पास पास आ रहे हैं। अब जब हाइड्रोजन के अणु पास पास आएंगे तो निश्चित रूप से यहां पर जब हाइड्रोजन के अणु आपस में टकरा रहे हैं तो यहां पर याद रखना है आप लोगों को कि इस तरीके से जब ये आपस में टक्कर करेंगे तो निश्चित रूप से ये ताप में वृद्धि कर देंगे। और ये करोड़ों वर्षों तक चलने वाली प्रक्रिया है। आज की प्रक्रिया तो नहीं कि आज भर चलेगी कल भर चलेगी, तो ये लाखों करोड़ों वर्षों तक चलने वाली प्रक्रिया। तो जब ये लाखों करोड़ों वर्षों तक चलेगी तो ये जब आपस में टक्कर करेंगे तो निश्चित रूप से इसके ताप में वृद्धि हो जाएगी। इसके टक्कर के कारण यहां के तापमान में वृद्धि हो जाती है। और मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में क्या बताया था, प्रारंभ में हाइड्रोजन और हीलियम गैस के अणुओं का टेम्परेचर कितना था, -173 डिग्री। पहले क्या था, हाइड्रोजन और हीलियम के ट्रोजन एवं हीलियम की गैस के अणुओं का तापमान, गैस के अणुओं का तापमान प्रारंभिक अवस्था में, सबसे पहले की बात कर रहा हूं, प्रारंभिक अवस्था में कितना तापमान था, -173 डिग्री सेंटीग्रेड। यही बताया था मैंने, प्रारंभिक अवस्था में टेम्परेचर -170 डिग्री सेंटीग्रेड। और अब इन द सेंस टक्कर के पश्चात तापमान, हाइड्रोजन के अणुओं के टक्कर के पश्चात, तापमान कितना हो गया, 107 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। क्लियर हुआ कि जब ये आपस में टकराएं तो यहां पर जब ये आपस में टकराएं तो इसका मतलब क्या हो गया, ऊर्जा में वृद्धि होगी। भाई दो लोग आपस में टकराएंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा, चाहे ऐसे ऐसे करते रहिए, घंटे भर ऐसे रगड़ते रहिए तो भी ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। जब एक दो लोग मिल गए और लगातार रगड़ हुई तो भी ऊर्जा में वृद्धि। और ये तो युद्ध कर रहे थे, एक दूसरे से धड़ाधड़ टक्कर हो रही थी। और जब इस तरह की टक्कर हो रही है तो निश्चित रूप से इसके तापमान में क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी। और जब तापमान में वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगा, आप लोगों को मैंने कल की क्लास में बताया था कि तारे में दो तरह की अभिक्रियाएं होती हैं। किसी भी तारे की बात करेंगे तो वहां पर दो तरह की अभिक्रियाएं होती हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया था। तारे में अभिक्रिया तो कौन कौन सी होती है, मैंने आप लोगों को बताया था, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। कौन सी होती है, नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन की घटना होती है।
नाभिकीय संलयन की। ठीक, अब यहां पर क्या हो गया, टेम्परेचर आपका इंक्रीज कर गया। यहां पर क्या हुआ, तापमान में वृद्धि हो गई तारे के। इतनी चीज पता है आप लोगों को, मैंने बता दिया। अब इसको हम लोगों का अभी यहां पर काम नहीं है। मैंने कहा तापमान में वृद्धि हो गई। क्या हो गई, तापमान में वृद्धि हो गई, किसके, आपस में टक्कर के कारण। और तापमान कितना हो गया, -173 डिग्री से इंक्रीज करके ये टेम्परेचर हो गया 107 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना पहुंच गया, 107 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंच गया। अब साहब इतना टेम्परेचर जाने का मतलब तो कुछ नया होने वाला है, अब कोई नई घटना घटित होने वाली है। तो यहां पर जब इतना तापमान पहुंच गया तो यहां पर क्या होने लगा, इस अत्यधिक तापमान के कारण क्या हुआ, इस अत्यधिक तापमान के कारण अब देखो, नाभिकीय विखंडन के लिए हम लोगों ने हिरोशिमा नागासाकी वाला सबने पढ़ा है, अभी तक सुना हुआ है कि वहां पर अगर हम लोग देखें तो वहां परमाणु बम का विस्फोट हुआ। ठीक, अर्थात नाभिकीय विखंडन की घटना, नाभिक के टूटने की स्थिति की बात की गई। और यहां पर क्या होगा, यहां पर नाभिक जुड़ेंगे आपस में, क्योंकि उतनी ऊर्जा। और आप लोगों ने यह भी पढ़ा है कि नाभिकीय विखंडन के बाद भी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हो सकती है। क्यों, क्योंकि संलयन की प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भैया, दो लोगों के रिश्ते बर्बाद करने के लिए ना आप लोगों को क्षणिक भ्रम पैदा करना होगा, और दो लोग आपस में अलग हो जाएंगे, तू मेरी जानू बन जाएगा, मैं तेरी जानू बन जाऊंगा। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट बनता रहता है, बिगड़ता रहता है आप लोगों की एंगेज में। ठीक है, अगर यहीं पर समझिए कि दो लोगों को मिलाना हो, तब तो नाको चने चबा जाए। क्यों, क्योंकि संलयन की प्रक्रिया है, तोड़ना आसान है, जोड़ना मुश्किल है। घर 1 मिनट में टूट जाएगा, लेकिन बनाने में सालों लग जाते हैं। तो वही स्थिति यहां पर थी कि अत्यधिक तापमान के कारण हाइड्रोजन के अणुओं के मध्य, या अत्यधिक तापमान के कारण यहां पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, के कारण यहां पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। क्लियर है इतनी चीजें? यहां पर क्या होती है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, अर्थात हाइड्रोजन के 4 छोटे अणु मिलकर संलयित होकर या मिलकर आपस में हीलियम का निर्माण करते हैं। He4, यहां 4 हाइड्रोजन और ये हीलियम का निर्माण। हीलियम का निर्माण हो गया। इतनी चीज समझ आई सभी लोगों को? अब हीलियम का नाभिक कैसा हो जाएगा? अब यहां पर देखिए, यहां पर ये छोटे नाभिक थे, तो नॉर्मल सी बात है। अब हीलियम का नाभिक कैसा हो जाएगा? तो कॉमन है, हीलियम का नाभिक
नाभिक, बड़ा नाभिक होगा, नाभिक का निर्माण होगा और इस प्रक्रिया में, बड़े नाभिक के निर्माण की प्रक्रिया में थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि जब बड़े नाभिक का निर्माण होगा तो इससे क्या होगी, अत्यधिक मात्रा में ताप और ऊर्जा उत्पन्न होगी। इससे क्या हो जाएगा, जब बड़े नाभिक का निर्माण होगा तो अत्यधिक ताप और ऊर्जा उत्पन्न होगी। क्या हो जाएगी, इससे अत्यधिक ताप और ऊर्जा उत्पन्न होगी और इस क्रम में प्रोटोस्टार तारे में या प्रोटोस्टार में क्या हो जाएगी, चमक उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रक्रिया के साथ ही प्रोटोस्टार में चमक उत्पन्न हो जाएगी। इसके पश्चात प्रोटोस्टार में चमक उत्पन्न हो जाएगी। क्लियर है, क्या हो जाएगा, इसमें चमक उत्पन्न हो जाएगी और यही प्रोटोस्टार आगे चलकर क्या हो जाएगा, तारे के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ये जो प्रोटोस्टार में अभी चमक उत्पन्न हुई है, जो प्रोटोस्टार में चमक उत्पन्न हुई, यही प्रोटोस्टार आगे चलकर किसमें, तारे में परिणत हो जाएगा। यही प्रोटोस्टार आगे चलकर तारे के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, क्लियर, किसमें, तारे के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अब जब ये तारे के रूप में परिवर्तित होगा तो लंबे अवधि तक ये तारे के रूप में ही रहेगा। क्या रहेगा, लंबी अवधि तक यह तारे के रूप में ही रहेगा। क्लियर है, ये किसके रूप में आ जाएगा, ये तारे के ही रूप में रहेगा। तो आज हम लोग यहां तक पहुंच गए कि तारे प्रोटोस्टार से चले थे और तारे तक पहुंच गए। तो इतनी चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। उम्मीद करता हूं सारी चीजें आप लोगों को बहुत क्लियर तरीके से समझ में भी आ रही होंगी। और जिनको जुड़ना हो, किसी भी प्रकार के कोई क्वेश्चन हो, तो टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, तो आप लोग उस पर फोन कर सकते हैं। व्हाट्सएप फोन मत करिएगा, व्हाट्सएप ही कर लीजिएगा, वो ज्यादा बेहतर है। आप लोगों को समस्त सूचनाएं स्टेप बाय स्टेप प्रदान कर दी जाएंगी। जो समस्या होगी मैं डायरेक्ट आप लोगों के कांटेक्ट में रहूंगा, आप लोगों से बात भी करूंगा, चीजें समझने का भी प्रयास करूंगा कि आप लोगों को समस्याएं कहां पर आ रही उनका भी ध्यान दूंगा। चलिए, थैंक यू, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद, जय भारत।